कौन सा? वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मैं कानपुर की, कर्णपुर की, कान्हापुर की धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित मंच पे गुरुदेव जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है, मंच पे हमारे वरिष्ठ साथी और आप सब लोगों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी मात्रा में हमसे मिलने आए हैं। अगले 1.5 घंटे तक, क्योंकि शताब्दी 4:45 बजे है, मुझे शताब्दी वापस पकड़ना है, तो ऐसा करेंगे कि मैंने तो अपना फ़ोन रख दिया है, तो आप लोग भी अपना फ़ोन उठाइएगा मत। जो लाइव वाइव कर रहे हैं वो करें, लेकिन बाकी और पे नहीं। फिर दोबारा कब मुलाकात होगी ये नहीं पता। बड़े मुश्किल से मुलाकात हुई है और उसके लिए पूरा श्रेय शिवम को जाता है। और ये मैं स्वीकार करता हूं कि मैं 1 साल से इसको टाल रहा था। लेकिन ये भी अच्छी बात है, इतना कमिटेड, कोई जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी नेता का फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगला सुबह से लेकर शाम तक मेरे चैम्बर में बैठा रहता था। मैं मैटर करके आऊँ तो मेरा क्लर्क बोलता था, सर वो शिवम आया, सर वो शिवम आया। तो इसलिए तो वास्तव में कमिटमेंट हो तो ऐसा मैंने बहुत सीखा शिवम से कि वास्तव में अगर कोई काम करना हो तो कैसे करना है, मैंने बहुत शिवम से सीखा। हम तो मंत्री क्या एक बार फ़ोन करते हैं, अगर वो दोबारा फ़ोन नहीं आता तो हम नहीं फ़ोन करते कि हाँ मुझे मिलना है। लेकिन वह बहुत सीखा हमने कि वास्तव में अगर राजनीति में सफल होना तो शिवम से सीखना चाहिए। अभी हम लोग बोले वंदे मातरम, पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन ही 2 वाक्यों से हुआ था, 2 शब्दों से कह लीजिए, वंदे भारत माता की जय। और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों ने वंदे मातरम को ही बैन कर दिया, वंदे मातरम शब्द को बैन कर दिया। कांग्रेस का अधिवेशन वंदे मातरम से होता था, जितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती थी वंदे मातरम से होती थी। अंग्रेज परेशान हो गए, वंदे मातरम एक तरीके से वार क्राई हो गया था और उन्होंने बैन कर दिया। लेकिन उसके बाद हमारे नेताओं ने कितना बड़ा पाप किया कि जब नेशनल ऑनर एक्ट बनाया तो जनगण मन को राष्ट्रगान बना दिया और वंदे मातरम को छोड़ दिया। मैंने भी PIL फाइल किया है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान का दर्जा दिया जाए, वंदे मातरम को वही सम्मान दिया जाए जो जनगण मन को मिलता है, क्योंकि जनगण मन का तो आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान था ही नहीं। इवन कांग्रेस के अधिवेशन में भी जनगण मन नहीं गाया जाता था। इवन जनगण मन को लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर भी शुरू में 2 बार वंदे मातरम गाए थे। लेकिन बाद में ऐसा यहां पे सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा, ऐसा सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा। और अगर आप लोग संविधान सभा की जो अंतिम बहस हुई है 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और उसमें यह हुआ कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। पूरा संविधान बन के तैयार था, पूरा संविधान रेडी था, केवल एक विषय बचा हुआ था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा। बहुमत कह रहा था उस सभागार का कि वंदे मातरम होगा। लेकिन कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा, बोले नहीं ये तो वंदे मातरम में तो ये तो मातृवंदना है, ये है वो है, ये ठीक नहीं है। सेकुलरिज्म का कीड़ा बहुत पहले से चल रहा है, ये कोई नया कीड़ा नहीं है। और
फिर बोला नहीं नहीं काम करते, जनगण मन करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीच का रास्ता निकाला। उनको लगा कि पूरा संविधान बन चुका है, क्यों एक विषय पे विवाद किया जाए। उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, 24 जनवरी को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, बोले इस पे वोटिंग कराना ठीक नहीं, क्योंकि अगर वोटिंग होती तो जनगण मन हार जाता, वंदे मातरम जीत जाता। उन्होंने बोला वोटिंग नहीं कराते, बल्कि दोनों को ही राष्ट्रगान घोषित कर देते हैं, वंदे मातरम को भी और जनगण मन को। इसलिए पार्लियामेंट की बैठक होगी, विधानसभा की बैठक होगी, उसमें वंदे मातरम गाया जाएगा। 1971 तक ये चलता भी रहा, लेकिन 1971 में जब नेशनल ऑनर एक्ट बना तो जनगण मन के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल बन गया। कितने सेकंड में गाना गाया जाएगा, इसकी म्यूजिक क्या होगी, जब गाया जाएगा तो सब लोग खड़े रहेंगे, अगर कोई इसको इंसल्ट करेगा तो उसको सजा होगी, सारा प्रोटोकॉल बन गया। लेकिन वंदे मातरम को वहां से बाहर निकाल दिया। तो अगर आप लोग गूगल करेंगे वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, तो मैंने एक डिटेल पिटीशन फाइल किया कि किस तरीके से वंदे मातरम की भूमिका क्या थी, और वंदे मातरम को संविधान निर्माताओं ने कहा राष्ट्रगान होगा, लेकिन बाद के हमारे सेकुलर नेताओं ने इसको छोड़ दिया। तो उस पर की याचिका मेरी चल रही है। एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा, और यहाँ पे भाषण नहीं होगा 1.5 घंटे होगा संवाद, और संवाद में सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप देंगे। यहाँ उल्टा चलेगा, सवाल हम पूछेंगे, जवाब आपको देना है। अगर आपका कोई नाम बिगाड़ दे, नाम राम कुमार है उसका रमुआ कर दे, नाम लाल कुमार है उसका ललुआ कर दे, कुछ कर दे, तो परिवार की क्या ड्यूटी है, उस नाम को दोबारा करेक्ट करना या उसी गंदे नाम को लेकर चलते रहना? तो ये बताइए, आंखपुर, कानपुर, नागपुर, हाथपुर, ये कोई नाम होता है क्या? तो फिर ये कानपुर क्यों चल रहा है? ये कानपुर क्यों चल रहा है? ये अरे हाथ, कान, नाक, मुंह, ये कोई नाम होता है क्या? तो क्यों नहीं चिंतन किया कि हमारे कानपुर का असली नाम है क्या, और असली नाम को वापस पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किया? करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आपके घर पे कोई अवैध कब्जा कर ले और अपनी नेम प्लेट लगा दे तो चलो ठीक है, माता पिता हमारे कमजोर थे, वो नेम प्लेट उनकी हटाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब बच्चे मजबूत हो गए तो उनकी क्या ड्यूटी है? उस नेम प्लेट को उठा के फेंके कि नहीं फेंके, या वही गुलामी वाला नेम प्लेट कंटिन्यू करे? कोई बदमाश आके आपके घर की नेम प्लेट बदल गया तो आपका क्या कर्तव्य है? उस पुरानी नेम प्लेट को हटाओ, नया नेम प्लेट लगाओ। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये दुर्भाग्य की बात है, कुछ लुटेरे आए, कुछ बदमाश आए, कुछ क्रूर लोग आए, उन्होंने नाम बदला, संस्कृति बदली, सब कुछ कर दिया। ठीक है, हमारे पूर्वज विवश थे, लाचार थे, परेशान थे, बड़े मुश्किल से अपना धर्म बचाने की कोशिश कर रहे थे। धर्म बचाने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहे थे, जजिया दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या टैक्स दे रहे थे। लेकिन अब तो हम आज़ाद हैं कि नहीं है? आज आप लोग सब आज़ाद हैं कि नहीं है? अगर हम आज़ाद हैं, एक पुत्र के नाते हमारा क्या धर्म है? हमारा ये धर्म है कि हमारे पूर्वजों के साथ अगर कुछ अत्याचार हुआ और हम अगर सक्षम हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और लाठी डंडे के नहीं, कलम के द्वारा, कलम की ताकत उपयोग करके। तो हमें कलम की ताकत उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो मेरा सबसे पहले आप लोगों से आग्रह है, सबसे पहले ये नागपुर, कानपुर, मुंहपुर जो चल रहा है ना, इसको ठीक कराइए। इसका नाम कर्णपुरम हो या कान्हापुरम हो, कुछ तो होना चाहिए। ये नाक, हाथ, कानपुर तो नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान, हम लोग एक्चुअली संविधान पढ़ते हैं, लेकिन संविधान सभा की डिबेट को नहीं पढ़ते। और कड़वी सच्चाई यह है कि आम जनता तो छोड़िए, एडवोकेट्स भी संविधान सभा की डिबेट नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा इतने से काम हो जाता है, 300 पेज से,
तो काहे लिए वो 5 वॉल्यूम इतना मोटा पढ़े? 5000 पेज क्यों पढ़े अगर 300 पेज में काम हो जाता है? तो अगर आप संविधान सभा की डिबेट पढ़ें तब हमें समझ में आएगा कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, वो चाहते क्या थे, वो कैसा भारत बनाना चाहते थे, उनके सपने क्या थे। और फिर आपको पता चलेगा कि संविधान निर्माताओं की मंशा के बिल्कुल ठीक खिलाफ काम हुआ है। जो कुछ संविधान निर्माता चाहते थे ठीक उसका उल्टा काम हुआ। थोड़ा बहुत उस दिशा में हुआ तो हुआ, लेकिन ज्यादातर उल्टा हुआ। और उल्टा इसलिए हुआ कि सामान्य जन को यह पता ही नहीं कि हमारे संविधान निर्माता चाहते क्या थे। भारत का जो ओरिजिनल संविधान, उस पे राम दरबार था। और संविधान सभा की पूरी आप डिबेट पढ़ें तो पता चलता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा भारत में राम राज्य स्थापित करने की थी। क्या स्थापित करने की थी? हो गया? कितने % हुआ? नहीं हुआ। दूसरा, ये क्यों नहीं हुआ इसको आप समझिए। नाई बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी कैंची खराब हो, उस तरह खराब हो, अच्छा बाल कटेगा क्या? जोर से बोलिए, इतना तेज बोलिए कि यहां तक आवाज आए। मिस्त्री अच्छा हो, उसकी कन्नी बसुली खराब हो, अच्छी दीवार, अच्छा घर बन सकता है क्या? मैकेनिक अच्छा हो, उसकी रिंच और उसकी हथौड़ी और उसके टूल खराब हो, अच्छी वो गाड़ी ठीक कर सकता है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, उसके ऑपरेशन थिएटर का सामान खराब हो, ऑपरेशन सफल हो सकता है क्या? उसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक संविधान निर्माताओं का राम राज्य का सपना तो बिल्कुल साकार नहीं हो सकता। और मैं संविधान का जो सबसे प्रमुख आर्टिकल है, आर्टिकल 14, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन उसका एक अलग इंटरप्रिटेशन है कि भारत में कानून का शासन होना चाहिए। भारत में क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ। अब भारत में जब रूल ऑफ लॉ है और लॉ खराब है, जिसका रूल है वही खराब है। किसका राज है? कानून का। और वो कानून घटिया है। तो जब कानून का राज है और कानूनी घटिया है तो राज अच्छा होगा, राज घटिया होगा? स्वाभाविक सी बात है। जहां लोकतंत्र है और कानून का राज है, वहां कानून अच्छा होगा तभी राज अच्छा होगा। जहां राजतंत्र हो, वहां राजा अच्छा तो तंत्र अच्छा, क्योंकि राजा जैसा बिहेवियर करेगा प्रजा वैसे फॉलो करेगी। यथो राजा तथो प्रजा, पुरानी कहावत है। लेकिन जहां कानून का राज है, वहां जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न धर्मांतरण, कुछ भी कम नहीं होगा। जो समस्या भारत में है, अगर वो सिंगापुर में नहीं है तो उसका दो ही कारण है, या तो सिंगापुर के शासक अच्छे या सिंगापुर का कानून अच्छा। अगर जो प्रॉब्लम भारत में है अगर वो दुबई में नहीं है तो या तो दुबई के शेख अच्छे या तो दुबई का नियम कानून अच्छा। जो प्रॉब्लम भारत में है अगर अमेरिका में नहीं है या चाइना में नहीं है तो अंतर किसका है? शासक का अंतर नहीं है, कानून का अंतर है। दुर्भाग्यवश हमने 125 बार इस संविधान को बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पलट दिया,
लेकिन संविधान की मंशा के अनुसार, संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुसार न तो संविधान को लागू किया और न तो 100% संविधान लागू किया, 20% संविधान को तो टच नहीं किया। 20% संविधान में तो कभी संसद और विधानसभा में चर्चा भी नहीं हुई। 20% संविधान पे तो कभी मीडिया में भी चर्चा नहीं हुई। आप पूरी शरीर बना दो, हाथ बना दो, पैर बना दो, ये बना दो, वो बना दो, लेकिन अगर उसका दिल, उसका हार्ट वही मत बनाओ तो व्यक्ति वो जिंदा कैसे हुआ? वो तो मुर्दा हो गया। और 1-1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बनाए गए, 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बनाए गए, पता नहीं क्या क्या बनाया गया, लेकिन कभी हमने कानून हमारा अच्छा हो, वर्ल्ड क्लास हमारा कानून हो, वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाया, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड क्लास बनाया, कभी सिंगापुर को टक्कर दिया, कभी जापान को टक्कर दिया, कभी इसको टक्कर दिया, लेकिन जहां जहां खर्च होना था हजारों करोड़ का, वहां वहां हमने दुनिया को टक्कर दिया। लेकिन जो काम फ्री में हो सकता था हमने वहां दुनिया को टक्कर नहीं दिया। क्यों? क्यों नहीं दिया? क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जैसे आप डिमांड करेंगे वैसी सप्लाई होगी। जनता सड़क पे चल के खुश है, हाईवे पे चल के खुश है, भले ही उसकी जेब कटती रहे, भले ही उसकी चेन स्नेचिंग होती रहे, भले उसके घर में मर्डर होता रहे, भले उसकी जगह पे कब्जा होता रहे, भले उसको कोर्ट में तारीख पे तारीख जाना पड़े, वो जब चिल्लाई नहीं तो कह लिए ठीक है भैया हाईवे ले लो, 1 लाख करोड़ का हाईवे ले लो, 20% उसका कमीशन भी तो है, 20 हजार करोड़ आ गया ना भाई। 50,000 करोड़ का 20% तो नॉर्मल है, लगभग किसी भी योजना में 20% आ जाता है। तो ऐसे में पिछले 50 साल के अंदर दुबई आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे सेफ सिटी हो गया। रात को 11-12 बजे भी लोग आराम से शॉपिंग करते हैं। हमारे देश के ऐसा कौन सा शहर है जहां रात को 12-1 बजे बहन बेटियां जाके शॉपिंग कर सकती हैं? है कोई हिम्मत नहीं करती, डर नहीं पता क्या हो जाएगा। क्यों? अगर एक व्यक्ति को लखनऊ में गला काटा गया, नाम था कमलेश तिवारी, अगर उसका गला काटने वालों को 1 साल के अंदर फांसी की सजा हो गई होती तो शायद उसके बाद जो और सारे गले कटे वो कटते नहीं।